Good evening. Good evening. You चलिए share the screen. चलो चलिए लाइन डायग्राम तक कंप्लीट किया था ना हम लोगों ने। कल आप लोगों ने लाइन डायग्राम तक कंप्लीट किया था। यस, चलिए आगे बढ़ा जाए। ये बता दिया था, डिग्री ऑफ कार्बन तक हो गया था। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन नेक्स्ट आता हमारा। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, देखो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ कार्बन। किस डिग्री ऑफ कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है, दैट विल डिसाइड द डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। जैसे इस वाले में देखो, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, सॉरी कितने कार्बन है। इस कार्बन से अटैच एक ही कार्बन अटैच, बाकी जो बचे हुए जगह वहां पे क्या आ जाएगा, H अवेलेबल रहेगा। तो इस कार्बन का डिग्री क्या है, 1 है। इस कार्बन की डिग्री देखा जाए, 2 कार्बन अटैच है तो इसकी डिग्री क्या हो, 2 डिग्री हो गई। इस वाले के लिए चेक करेंगे तो ये यहाँ पर ये 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा। अगर 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है देन वी कॉल इट 1 डिग्री हाइड्रोजन और प्राइमरी हाइड्रोजन। अगर 2 डिग्री 2 डिग्री से अटैच है देन वी कॉल इट 2 डिग्री हाइड्रोजन और सेकेंडरी हाइड्रोजन। और अगर 3 डिग्री से अटैच है देन वी कॉल इट 3 डिग्री हाइड्रोजन और टर्शियरी हाइड्रोजन। क्वाटरनरी हाइड्रोजन मतलब 4 डिग्री हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि अगर 4 डिग्री कार्बन है तो उसके पास कोई वैलेंसी वैकेंट ही नहीं होगा, कोई वैलेंसी खाली ही नहीं होगा जहां पर H अवेलेबल हो सके। That's why quaternary hydrogen is not. What is soap missiles? सोप मिसल्स क्या होते हैं, तुम्हारे क्लास 10 कार्बन के सबसे लास्ट चैप्टर में दे रखा है, सॉरी लास्ट चैप्टर में नहीं, कार्बन के लास्ट पेज पे दे रखा है उसको। क्या होते हैं वो सोप, सोप जो आप यूज करते हैं या आप डिटर्जेंट जब यूज करते हैं, डिटर्जेंट के ऊपर में जो व्हाइट 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 जनरेट होता है, दैट इज कॉल्ड सोप मिसल्स। खैर ये सब 10th का है तो ज्यादा डिस्कशन पे नहीं जाता हूँ मैं, इधर चलते हैं। इसको नोट कीजिए जल्दी से। उसका प्रॉपर्टी भी बता के दिया होगा, क्लास 10th में तो काफी कुछ डिटेल में दिया है उसमें कि उस वो क्या होता है, कैसे काम करता है, सोप मिसल्स का काम क्या होता है। दो दोनों एंड क्या है, डिफरेंट नेचर के होते हैं। वन इज द आयनिक, आयनिक मतलब इनऑर्गेनिक नेचर का होता है, और द अनदर इन इज द ऑर्गेनिक नेचर मतलब कार्बन का चेन होता है। कार्बन मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब आयनिक कंपाउंड। तो ये जो कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बन का चेन है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दैट डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। जितने भी डस्ट होते हैं, जो भी गंदगी होती है, बेसिकली दैट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बॉडी में जो भी चीज अवेलेबल होता है ऑयली फॉर्म में होता है, क्योंकि आवर स्किन सीक्रेट ऑयल, तो दीज आर ऑयली फॉर्म में एवेलेबल होता है। तो जो ऑर्गेनिक पार्ट होते हैं डिटर्जेंट में, जो ऑर्गेनिक पार्ट होते हैं, जो लॉन्ग चेन होता है, दैट डिसॉल्व इन द ऑयली डस्ट, एंड जो इनऑर्गेनिक पार्ट होता है दैट इंटरेक्ट विथ वाटर। और वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट। वाटर एक पोलर सॉल्वेंट होता है जिसकी वजह से
जो इनऑर्गेनिक एंड है सोप का और डिटर्जेंट का, वो वाटर से इंटरेक्ट करता है, वाटर उसको ड्रैग करता है और मिसल्स चारों तरफ से जो ऑयल पार्टिकल्स होते हैं, चाहे क्लॉथ पे हो चाहे बॉडी पे हो, उसको वो कवर करता है और वाटर के फोर्स के थ्रू वो वहां से बाहर आता है। वही प्रोसेस दे रखा है उसमें। खैर अभी वो हमारे किसी काम का नहीं है, पहले 12th के सिलेबस में था बट अभी 12th के सिलेबस में भी नहीं है। हाँ बट नीट के सिलेबस में है, सॉरी नीट के सिलेबस में है, तो एनसीईआरटी पढ़ेंगे हम लोग। क्लास 12th के लास्ट चैप्टर में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के सबसे लास्ट चैप्टर में लास्ट के टॉपिक्स में दे रखे हैं डिटर्जेंट एंड सोप, तो हम उसको दोबारा से पढ़ेंगे। खैर आपके इन्फॉर्मेशन के लिए इतना ही चीजें आपके टेक्स्ट बुक में दे रखी थी और इतना आना भी चाहिए, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। चलिए ये नोट कर लिया। नोट कर लिया ये वाला। चलो नेक्स्ट पे आइए। अच्छा होमोलोगस सीरीज इसका नाम था, होमोलोगस सीरीज का नाम सुना है तुम लोगों ने? होमोलोगस सीरीज का नाम सुना है? यस सुना होगा, सुना होगा। ठीक है, क्या बोल रखा है? होमोलोगस सीरीज अ फैमिली ऑफ कार्बन is a family of compounds with same general formula, same functional group and same chemical properties, but differ to one another by integral multiple of CH2 or 14 AMU। AMU होता है एटॉमिक मास यूनिट, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा एटॉमिक मास यूनिट, अब उसको म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो चलो देखो क्या होता है। जैसे हमारे पास CH4 है, फिर दूसरा आ गया आपके पास CH3 एंड CH3 मतलब C2H6, फिर तीसरा आता है C3CH2 एंड फिर से आगे C, फिर से आगे लिखिए ब्यूटेन पे CH3 C एंड CH2 एंड CH3। तो आप देखेंगे यहाँ से यहाँ पर चलने पर क्या डिफरेंस है, एक CH2 का डिफरेंस है। यहाँ से यहाँ पे चलेंगे तो कितने का? 1 CH2 का डिफरेंस है। यहाँ से यहाँ पे चलेंगे कितने का डिफरेंस है? 1 CH2 का डिफरेंस। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये क्या हो गया हमारा? अल्कीन फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। आप अल्कीन फैमिली में भी चल सकते हैं, आप अल्कोहल फैमिली में भी चल सकते हैं। तो देखो सी CH3 CH2 and OH that is ethanol, ethanol ये अल्कोहल, इथेनॉल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल दैट इज कॉल्ड इथेनॉल। दूसरा देखो प्रोपेनॉल आ जाता है CH2 and CH2 and OH। तीसरा क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CH2 and CH2 and OH। यहां से यहां पर चलो, यहां से यहां पे चलेंगे तो कितने का डिफरेंस है? 1 CH2 मॉलिक्यूल्स ऐड हो रहा है। यहां से यहां पे चलिए देखिए, फिर यहां से यहां क्या है? 1 CH2 मॉलिक्यूल्स ऐड हो रहा है। तो क्या बोल रखा है? ये अल्केन है तो ये अल्कोहल है। ठीक, तो इन्होंने क्या बोल रखा है कि सेम फैमिली ऑफ कंपाउंड होना चाहिए, मतलब एक ही फैमिली से बिलोंग होना चाहिए। अल्केन है तो अल्केन फैमिली से, अल्कीन है तो अल्कीन फैमिली से, और अल्कोहल है तो अल्कोहल की फैमिली से, ईथर है तो ईथर की फैमिली से। तो जो भी मॉलिक्यूल्स है, अल्डिहाइड होगा तो अल्डिहाइड की फैमिली से, तो सेम फैमिली से बिलोंग करे। पोजीशंस में भी कोई डिफरेंस नहीं आए, फंक्शनल ग्रुप में कोई डिफरेंस नहीं आए, जैसे OH इज अ फंक्शनल ग्रुप, आगे पढ़ेंगे तो ये फंक्शनल ग्रुप में भी कोई डिफरेंस नहीं आए। जनरल फॉर्मूला भी क्या हो? सेम रहना चाहिए। बट एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल से कितने से डिफर कर जाए? CH2 से डिफर कर जाए तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी से।
हो गए, नोट कर लिया? चलो आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट देखिए, कैरेक्टरिस्टिक दे रखे हैं। चलो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलोगस सीरीज, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए? ऑल द मेंबर ऑफ द सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फॉर्मूला। देखो डेफिनेशन में जो लिखा है उसी को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, वेस्ट और कुछ भी नहीं है। तो आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं, और ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। दीज थिंग्स आर नॉट इम्पोर्टेंट। अभी ये 10th तक के लिए काफी इंपॉर्टेंट हुआ करता था, बट 10th के बाद दीज थिंग्स आर नॉट इम्पोर्टेंट। होमोलोगस क्या होता है वो आपको समझ में आना चाहिए। सारे पॉइंट्स ऑलरेडी डेफिनेशन में मेंशन है, तो आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, बट मैं एक बार डिक्टेट कर देता हूं। ऑल द मेंबर ऑफ द सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम जनरल फॉर्मूला। तो वी राइट इट सेम जनरल फॉर्मूला। Each member of the series differ from the member before or after it by CH2, one CH2 group। एक CH2 ग्रुप से ही वो डिफर करता है, ऑलरेडी मेंशन है वहां पे। ऑल द मेंबर ऑफ सीरीज पोजेस सिमिलर केमिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम सेम फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगे? सेम होंगे, मगर फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं होंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमेशा सेम नहीं होता। क्यों नहीं होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज? क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन द मॉलिक्यूलर मास। वो मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करते हैं, नेचर ऑफ बॉन्डिंग पे भी डिपेंड करता है, पोलरिटी पे डिपेंड करता है। तो बहुत ऐसी चीजें हैं जिसपे वो डिपेंड करता है। इस वजह से इवन मॉलिक्यूलर मास पे भी डिपेंड करता है। तो एक होमोलोगस मॉलिक्यूल्स जो है वो अपने सीरीज के दूसरे मॉलिक्यूल से CH2 से डिफर करता है, मतलब 14 मास से डिफर करता है, मतलब मास का डिफरेंस आ रहा है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ जाएगा। ऑल द मेंबर ऑफ द सीरीज शो अ ग्रेजुअल चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। यही बता रखा है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में ग्रेजुअल चेंजिंग मिलती है। अभी देखेंगे आगे हम लोग, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाता है, मॉलिक्यूल्स का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, मॉलिक्यूल्स का मेल्टिंग पॉइंट डिफर करने लगता है, डेंसिटी इंक्रीज करने लगती है। तो ये सभी चीजें धीरे धीरे क्या होती है? इंक्रीज करती है। तो ये दो तीन चीजें हैं। तो एक चीज ध्यान रखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा? सेम होगा, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज वेरी करेगा। बस इतना याद रखना है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज वेरी करेगा। तो मैं आगे बढ़ूं क्या, या नोट करना है ये? आगे बढ़ा जाए। बताइए, आगे बढ़ा जाए या आप नोट करेंगे? वेट, एक सेकंड, मैं तभी से चैट पढ़ ही नहीं पाया, अभी देखो तो सर। सो द लास्ट पेज, विच लास्ट पेज लोड नहीं हुआ पेज सर? आप ठीक है, नोट कर लीजिए। कौन सा पेज लोड नहीं हुआ? मेरे मेरे साइड से सारे पेज लोड हो रहे हैं, क्योंकि मेरे पास दूसरा डिवाइस है दैट इज ऑलरेडी ऑपरेटिंग, और मैं वहीं से आपका कमेंट भी पढ़ रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि इधर से कुछ भी आएगा तो वहां पे ऑलरेडी चला जाता है। तो वो मुझे दिखता है, अगर कोई पेज ऐसे अपलोड नहीं होगा तो मेरे साइड से कुछ दिक्कत होगा तो मुझे पता चल जाता है। चलिए, हो गए, नोट कर लिया? कर लो, नोट कर लो, कर लीजिए, नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कंप्लीट कीजिए।
चलिए, यहाँ पे एग्जांपल्स ऑफ होमोलोगस सीरीज दे रखे हैं, ये नोट करना है। ये जो एग्जांपल्स दे रखे हैं वो नोट करना है। एक सेकंड ठहर जाए, मैं एक बार डिक्टेट कर देता हूँ। उसमें वैसे कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं बताने लायक, बट फिर भी देख लीजिए। अल्केन तो आपको भी देखा है, अल्केन का डिफरेंस आपने देख रखा है। दूसरा अल्कीन का आप देख सकते हैं, अल्कीन में क्या हो गया, एक तो ये हो गए CH2 डबल बॉन्ड CH2। दूसरा जो ये वाला मॉलिक्यूल्स है H2 डबल बॉन्ड CH एंड CH3, दोनों के बीच में अगर आप डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पर भी CH2 का डिफरेंस आएगा। किसी को दिक्कत है तो बताएं। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पर आ गए CH2, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH2 और CH3, इन दोनों के बीच में डिफरेंस CH2 का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में पूछा जाएगा तो मल्टीपल ऑफ CH2 हम लोग ने पहले ही पढ़ रखा है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय CH2, तो 2 CH2 का डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पर देखो अल्कोहल ग्रुप के लिए दे रखा है मेथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, अभी जस्ट देखा था। कार्बोजेलिक एसिड में सेम चीज है, फॉर्मिक एसिड, इथेनोइक एसिड, इसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, प्रोपेनोइक एसिड एंड ब्यूटेनोइक एसिड। चलिए एक बार इसको नोट कर लीजिए, ये कुछ एग्जांपल से नोट कर लीजिए। चलिए हो जाए तो बताइए, नोट हो जाए तो बताएं, थोड़ा टाइम लगेगा, नोट कर लीजिए, कोई बात नहीं। हो गए, नोट कर लिया? ठीक है, ठीक है, कर लीजिए, आराम से कर लीजिए। चलिए हो गए, बाकी लोग हो गए, चलो आगे बढ़ा जाए। चलिए अब आते हैं हम लोग नोमेनक्लेचर के पार्ट पे। देखो ये मॉलिक्यूल्स, देखो सभी को पता है मॉलिक्यूल्स का नेम क्या होगा, एसिटिक एसिड नाम होता है, सभी लोग जानते हैं।
अब देखो एसिटिक एसिड तो आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा कि एसिटिक एसिड कहा जाता है। अब देखा जाए तो इस एक मॉलिक्यूल्स का इस एक मॉलिक्यूल्स का अलग अलग रीजन में अलग अलग नेम होते हैं, है ना। जितने भी मॉलिक्यूल, जितने भी कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, जैसे महाराष्ट्र है तो यहाँ पर उसके लिए कुछ और नेम होगा। जैसे ये यही मॉलिक्यूल्स लेते हैं हम लोग, एसिटिक एसिड लिया तो आप लोग जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रखे हैं उन्हें पता होगा एसिटिक एसिड क्या होता है। कितने लोगों को यही पता होगा इथेनोइक एसिड क्या होता है। तो इन दोनों नाम से तो हम इसको जानते हैं। आप अगर नॉर्थ इंडिया जाएंगे तो जनरली इसको विनेगर के नाम से जाना जाता है, मार्केट में अवेलेबल भी होता है, आप लोग भी यहाँ विनेगर के नाम जानते होंगे। अगर हिंदी में बात करें तो इसको सिरका अम्ल बोलते हैं, और मराठी में बात करें तो इसको आम्बट एसिड बोलते हैं। तो ये एक मॉलिक्यूल है ना, एक मॉलिक्यूल्स को इस छोटे से रीजन में हम लोग कितने नेम से जान रहे हैं? 5 नेम्स है। अब सोचो कि तुम में से कोई कल को यूएस जाता है केमिस्ट्री में पीएचडी करने के लिए, मान लेते हैं केमिस्ट्री में पीएचडी करने के लिए गया, चलो केमिस्ट्री नहीं माने, केमिकल इंजीनियरिंग मान लेते हैं, चलो केमिकल इंजीनियरिंग में चले गए। वो भी नहीं माने तो मान लेता हूँ मेडिकल वालों के लिए फार्मेसी मान लेता हूँ, फार्मेसी के लिए चला गए। और आपको इन द टेस्ट आपको किसी प्रैक्टिकल के दौरान जरूरत पड़ी एसिटिक एसिड का, और तुम लोगों ने बोला उनको जाकर के भैया एक काम करो आम्बट एसिड दे दो। जो वहां पे लैब अटेंडेंट होगा वो तो बस आपको देखता रहेगा क्या करना चाह रहा है। तो आप सोचेंगे चलो इसको ये नहीं समझ में आया, चलो इसको इंग्लिश में बताते हैं, विनेगर दे दो, उसको और भी कुछ नहीं समझ में आएगा। जब आप बोलेंगे उसको एसिटिक एसिड तो मे बी इसको समझ में आए और हो सकता है कि ना आए। हाँ, मगर जब आप उसको इथेनोइक एसिड बोलेंगे तो मे बी उसको समझ में आ सकता है। तो क्या है कि एक कंपाउंड का, है ना, ऐसा है कि केमिस्ट्री होल वर्ल्ड में है, पूरे वर्ल्ड में है, सभी जगह पढ़ी हुई जाती है, सभी जगह इस पे प्रैक्टिकल होते हैं और सभी जगह इसकी स्टडी होती है, क्योंकि कंपाउंड्स है ना, लिविंग थिंग्स से ये रिलेटेड है। तो लिविंग थिंग्स तो ऑल वर्ल्ड में अवेलेबल है, जहां भी अवेलेबल है उसकी स्टडी होगी, और उसकी स्टडी होगी तो हम लोग उसी की स्टडी को क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेजर मॉलिक्यूल्स क्या हैं? लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन है, तो इसलिए क्या बोलते हैं, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टडी है वो ऑल वर्ल्ड में हो रहा है, और हर एक रीजन की अपना लैंग्वेज है, तो हर एक लैंग्वेज में उसको अलग अलग नेम से जाना जाता है। तो अब ऐसे में कोई स्टडी होती है, अगर ऐसे में कोई रिसर्च होता है और उसमें कुछ पता चलता है, अब उसको पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि साइंस है और सभी को पता चलेगा, तभी आप उसको प्रोग्रेसिव हो करके उस पे रिसर्च किया जा सकता है, या उसका एप्लीकेशन में उसको लाया जा सकता है। अगर वो वर्ल्ड वाइड फैल जाता है तो, जैसे कोरोना वायरस है, अभी कोरोना आया है, अब उसका मेडिसिन किसी एक ने बनाया, अब सॉरी मेडिसिन बनाया नहीं, उस पर रिसर्च किया, और उस रिसर्च को जब तक आप पूरे वर्ल्ड वाइड रिलीज नहीं करेंगे तब तक उसकी स्टडी नहीं हो सकती, उससे रिलेटेड कोई मेडिसिन नहीं बना पाएंगे, उससे रिलेटेड कोई रिसर्च नहीं ढूंढ पाएंगे, उसके प्रोटेक्शन का मेजर नहीं ढूंढ सकते। तो वो जो साइंस में है, एक कोई भी फील्ड पे, किसी भी फील्ड में अगर एक स्टडी होता है तो वो स्टडी क्या होता है? वर्ल्ड वाइड जाता है। बट पूरा जो वर्ल्ड है हमारा, उसमें न जाने कितने लैंग्वेज हैं, कितने रीजन हैं, अलग अलग रीजन में अलग अलग लैंग्वेज हैं। अपने अपने एक कंट्री में, इन बस अपने एक छोटे से कंट्री में ऑलमोस्ट 50 के आसपास लैंग्वेजेस हैं, मे बी मोर। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ऑलमोस्ट 22 लैंग्वेजेस ही हैं। तो इतने सारे लैंग्वेज एक कंट्री में है, तो सोचो वर्ल्ड में कितने सारे लैंग्वेज होंगे। अब अलग अलग लैंग्वेज में लोगों ने स्टडी की है, तो अब यूनिफॉर्मिटी तो कभी आ नहीं पाएगी, क्योंकि कोई रिसर्च रशिया में हो रहा है, कोई ग्रीस में हो रहा है, कोई यूएस में हो रहा है, कोई यूके में हो रहा है, तो अलग अलग जगह रिसर्च हो रहे हैं। मगर अगर उसे वर्ल्ड वाइड लेकर के जाना है तो उसे एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म पर लाना पड़ेगा। तो उस यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म को लाने के लिए साइंटिस्ट ने मिलकर एक नोमेनक्लेचर का पैटर्न डेवलप किया कि पूरे वर्ल्ड में आप उसी नेम से उसको जानेंगे। तो नोमेनक्लेचर पैटर्न में हर एक मॉलिक्यूल्स को एक यूनिक नेम दिया गया। जैसे इंडिया में आपको आधार कार्ड दिया जाता है, तो आधार कार्ड की एक यूनिक आईडी है, वो आईडी किसी और की नहीं हो सकती। उसी तरीके से नोमेनक्लेचर सिस्टम से जो एक मॉलिक्यूल्स को नेम प्रोवाइड किया गया है, उसका दूसरा नेम पॉसिबल नहीं हो सकता। एक नेम का एक ही मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, ऐसा नहीं होगा कि एक नेम के दो चार लोग एग्जिस्ट करने लगेंगे, ऐसा नहीं होगा। एक नेम का मतलब हर एक मॉलिक्यूल्स को एक यूनिक आईडी दिया गया है, और वही यूनिक आईडी सिस्टम को हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पर? नोमेनक्लेचर कह रहे हैं। तो नेक्स्ट पे चलिए, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर।
IUPAC का फुल फॉर्म देख ले, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हेडिंग डालिए IUPAC नोमेनक्लेचर। अब यहां से नोमेनक्लेचर हमारा चालू होगा। हेडिंग डाल लिया। IUPAC का फुल फॉर्म आप लिख लेंगे, इंफॉर्मेशन के लिए इम्पोर्टेंट जरूरी है, लिख लेना चाहिए IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है। बट आपसे कोई नीट या जेई में ये नहीं पूछने वाला है ना, तो इतना ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। बट आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आपको एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए कि IUPAC का मतलब क्या है। नोट कर लिया, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ। देखिए, आप इंडिया में कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्म भरते हैं या मे बी स्टेट गवर्नमेंट का ही फॉर्म भरिए, किसी भी गवर्नमेंट का फॉर्म भरोगे ना, तो नेम के 3 बॉक्स रहे। एक फर्स्ट बॉक्स रहता है, फिर मिडिल बॉक्स एंड फर्स्ट बॉक्स में क्या बोलते हैं हम लोग, खुद का नेम होता है, नेम ऑफ द अप्लीकेंट। यहाँ पे जनरली पेरेंट्स के नेम होते हैं और यहाँ पर टल होता है। तो उसी तरीके से नोमेनक्लेचर सिस्टम को भी 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया। पूरे नोमेनक्लेचर सिस्टम को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है कि 3 पार्ट होंगे और इन तीनों पार्ट को हम ऐड करके एक कंपाउंड का, एक मॉलिक्यूल्स का नेम जनरेट करें। देखते वो 3 पार्ट क्या क्या है। 3 पार्ट को में प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स है। प्रीफिक्स क्या होता है, जो पहले आए, नेम से पहले, है ना। और सफिक्स क्या होता है, जो नेम के बाद में आए। देखो, प्रीफिक्स को फर्दर 2 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, एक सेकेंडरी और एक प्राइमरी। और उसी तरह से सफिक्स को भी 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। नोट कीजिए इसको। नोटेड। चलो, तो बेसिकली अगर नेम पूछा जाए, एक IUPAC नेम का पूछा जाए, तो टोटल नेम को हमने कितने पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर दिया, 5 पार्ट में। स्टार्टिंग में हमने 3 में डिवाइड किया और 2 का फर्दर 2 डिवीजन पॉसिबल है। तो टोटल जो बॉक्स है हमारे पास, यहाँ 5 बॉक्स है। नोमेनक्लेचर के लिए टोटल कितने बॉक्स हैं, 5 बॉक्सेस हैं। अब देखो, का एक हर एक बॉक्स के लिए एक स्पेसिफिक पार्ट होगा जिसको आप उस बॉक्स के अंदर रखेंगे। जैसे क्या है हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स, तो कहते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स में हम किसको रखते हैं, डिटेल अबाउट सब्स्टिट्यूशन। डिटेल्स अबाउट सब्स्टिट्यूशन। अब बात आती है व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन। अभी आगे के लेक्चर में आप देखेंगे सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन इज अ टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप। हम अभी आगे आगे के लेक्चर में आप देखेंगे सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो उस पर अभी ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। अभी देखते हैं कि इसमें क्या क्या ऐड करने हैं। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स देखो, जिस तरीके से यहाँ पे लिखा है, ये फर्स्ट बॉक्स हो गया, ये सेकेंड बॉक्स है आपका, ये थर्ड बॉक्स है, ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ। तो इसी बॉक्स, इसी ऑर्डर में सेकेंडरी प्रीफिक्स हमेशा सबसे पहले आएगा, उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स, देन वर्ड, देन प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स। मिसमैच नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कर देंगे इसको उठा के इधर ले आएंगे, इसको उठा के इधर ले आ जाएंगे, नहीं। जो सेकेंडरी प्रीफिक्स में है उसको सबसे पहले लिखेंगे, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स को लिखेंगे, फिर वर्ड रूट को लिखेंगे, फिर प्राइमरी सफिक्स, और एट लास्ट विल राइट सेकेंडरी सफिक्स, और सभी को ऐड करके एक सिंगल वर्ड बनाएंगे, दैट विल बी द नेम ऑफ दैट मॉलिक्यूल्स। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या आता है, secondary prefix give the information about the substitution. What is the substitution? We will study it further.
Come to the next one. Primary prefix. What is the primary prefix? Primary prefix give information about the cyclic or acyclic nature. जैसे कोई भी मॉलिक्यूल हमारा साइक्लिक है और यहीं पे एक मॉलिक्यूल असाइक्लिक है, तो ये साइक्लिक होगा या असाइक्लिक होगा, उसका इंफॉर्मेशन कौन बताता है? प्राइमरी प्रीफिक्स बताता है. देन द वर्ड रूट. वर्ड रूट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ कार्बन. जो आपने पढ़ा था मीट, ईथ, प्रोप, ब्यूट, तो वो सभी किस में आते हैं? वर्ड रूट में आते हैं. तो वर्ड रूट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन प्रिंसिपल चेन. प्रिंसिपल चेन का मतलब समझ लो यहीं पे क्या होता है. जैसे अगर किसी मॉलिक्यूल से मोर देन चेन है, मोर देन वन चेन है, तो इसमें से देखो ये ए, बी एंड सी और डी भी लिख लेते हैं, तो यहाँ से डी. तो इसमें से कोई एक चेन ही प्रिंसिपल चेन होता है. पढ़ेंगे वो कैसे निकालेंगे. तो उसमें से कोई एक चेन ही प्रिंसिपल चेन होता है. क्या करने हैं? प्रिंसिपल चेन ढूंढने हैं और उसी प्रिंसिपल चेन के लिए वर्ड यूज किया जाता है. उसके आगे देखिए प्राइमरी सफिक्स में क्या आता है? नेचर ऑफ बॉन्ड. नेचर ऑफ बॉन्ड का मतलब क्या हो गया कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है. और लास्ट में क्या है हमारे पास? डिटेल्स अबाउट द फंक्शनल ग्रुप. सब्स्टिट्यूशन क्या देता है हमें? फंक्शनल, कौन सा फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल है उसका इंफॉर्मेशन देता है. जैसे आपने पढ़ा होगा इथेनॉल, इथेनॉल. तो इथेनॉल में देखो ईथ क्या हो गया? वर्ड रूट हो गया. ए एन क्या आ गया? ये नेचर ऑफ बॉन्ड हो गया. और ओ क्या होता है? CH3 CH2 एंड OH. तो ये OH फंक्शन है ना, तो ये OH क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप का इंफॉर्मेशन देता है. यहां तक की बात क्लियर है? बताइए यहां तक क्लियर है? चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए और रिप्लाई कीजिए. नोट कर लिए? चलिए अब देखो वर्ड रूट के बारे में. लिखिए वर्ड रूट का डेफिनेशन लिखिए. नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द प्रिंसिपल चेन ऑफ अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड वर्ड रूट. और उसके बाद ये लिस्ट भी आपको लिखने हैं. चलो पहले डेफिनेशन नोट करो. चलो आई होप डेफिनेशन नोट कर लिया होगा. अभी देखिए, अभी ठहर जाइए. यहाँ पे लिखा है प्रिंसिपल चेन क्या होगा. तो देखो प्रिंसिपल चेन के बारे में डिटेल स्टडी तो हमें करना ही करना है, बट इन शॉर्ट आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो आगे चल के. तो प्रिंसिपल चेन किसे कहते हैं? द चेन विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ मेन फंक्शनल ग्रुप. जैसे मैं मानूं कि आपके पास छह से, एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है, और ये वाले चेन हो गए पांच. तो अगर यहाँ पर एक अल्कोहल दिया है ना, ए से चालू करते हैं, ये बी और सी, तो हमें पूछा जाए ए बी और ए सी में कौन सा प्रिंसिपल चेन होगा, तो हम क्या बोलेंगे? बी. द चेन विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप. कौन कंटेन क्या हुआ? ए बी. अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं होता,
अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं होता और डबल बॉन्ड दिया जाता है और यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया जाए तो पूछा जाए कौन सा मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, अभी भी क्या होगा हमारा ए बी विल बी द मेन फंक्शनल। अगर फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल नहीं है तो फिर किसको प्रायोरिटी देते हैं हम लोग, डबल बॉन्ड को। अगर डबल बॉन्ड अवेलेबल नहीं है, अगर डबल बॉन्ड भी अवेलेबल नहीं है तो ऐसे कंडीशन ये है, ये बी हो गए और ये सी हो गए। द चेन विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ वन एटम, देखेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक के लिए 6 था, 1 2 3 4 5 6 7 और एसी में क्या है 7 है, तो प्रिंसिपल चेन क्या आ जाएगा, एसी आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल चेन डिसाइड करते हैं। तो इस सॉरी, तो यहाँ जो नंबर ऑफ कार्बन के लिए हमने जो ये लिख रखा है वर्ड रूट, तो वर्ड रूट जो यूज करेंगे, जैसे इस वाले के लिए आप क्या यूज करेंगे, टोटल कार्बन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 8, तो 8 कार्बन है और 8 के लिए वर्ड रूट देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, ऑफ रखा है। तो हम लोग यहाँ पे ऑप्ट यूज नहीं करेंगे, हमें क्या यूज करना है, प्रिंसिपल में कितने कार्बन है। प्रिंसिपल चेन क्या होगा, द चेन विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ मेन फंक्शनल ग्रुप, है ना। तो इसमें बोला आपको, अभी आप बस इतना मान लीजिए कि प्रिंसिपल चेन अभी यही होता है ना। अभी प्रिंसिपल चेन में हम बहुत डिटेल स्टडी करने वाले हैं, तो प्रिंसिपल चेन को लेकर के घबराना नहीं है, आगे आप पढ़ेंगे प्रिंसिपल चेन में, एक दो दिन तो सिर्फ प्रिंसिपल चेन ही चलेगा। तो प्रिंसिपल चेन को लेकर के आपको टेंशन नहीं लेना, आप तत्काल के लिए बस मान लीजिए कि सर जो बोल रहे हैं वो करेक्ट बोल रहे हैं। तो हमने बोला यहाँ पर अगर मोर देन वन चेन है तो कोई एक चेन ही प्रिंसिपल चेन होगा। तो यहाँ पे एक प्रिंसिपल चेन हो गए, कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, यहाँ पर 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट होगा वो यूज करना है, 8 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट है वो यूज नहीं करना है। तो 6 के लिए वर्ड रूट देखो क्या दे रखा है, यहाँ पर हेक्स दे रखा है, तो यहाँ पर वर्ड रूट क्या यूज हो जाएगा, हेक्स यूज हो जाएगा। बताइए ये बात क्लियर है सभी को, बताइए ये बात क्लियर है सभी को। ये क्लियर है सभी को, यस। तो फटाफट इसको नोट करेंगे, प्रिंसिपल चेन से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन आपको जानना था वो आपको बता दिया गया है। प्रिंसिपल चेन पे ज्यादा अभी टाइम नहीं लगाएंगे, ज्यादा प्रिंसिपल चेन पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, अभी बचे हुए पार्ट पे फोकस करते हैं। नोमेनक्लेचर के टाइम प्रिंसिपल चेन हम पढ़ेंगे ही। तो वर्ड रूट क्या हो गया, नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द प्रिंसिपल चेन ऑफ अ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन अवेलेबल हैं उसके लिए क्या यूज करते हैं, वर्ड रूट यूज करते हैं। ये लिस्ट ऑफ वर्ड रूट है और ये आपको नोट भी करना है और ये आपको लर्न भी करना है। तो कल क्लास में आने से पहले आपको ये बिल्कुल याद होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना हम नोमेनक्लेचर नहीं कर पाएंगे। अभी एक दो लेक्चर में आपको सिर्फ लर्न करने के लिए मटेरियल दिए जाएंगे, आपको बस वही लर्न करना है। अब देखो यहाँ पे एक लाइन लिख रखा है, साइलेंट ए अवेलेबल एट द एंड ऑफ ईच वर्ड रूट। हर एक वर्ड रूट जब आप नोटबुक में लिखेंगे तो उसके लास्ट में यहाँ पे ए लिखते चलेंगे, साथ ए लिखेंगे। जैसे मीथ है तो मीठा लिखेंगे, प्रोप है सॉरी ईथ है तो ईथा लिखेंगे, प्रोप है तो प्रोपा लिखेंगे, ब्यूट है तो ब्यूटा लिखेंगे, है ना। सभी के लास्ट में ये ए लिखेंगे। कहते हैं कि ये ए क्या होता है, साइलेंट ए होता है ना। ये ए क्या होता है हमारा, साइलेंट ए होता है। और आगे चल के हम देखेंगे साइलेंट ए का मतलब है ये कुछ टाइम के लिए अवेलेबल रहेगा और कुछ टाइम के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। एफ जी का मतलब है यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। एम बी का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड। चलो ये टेबल को जल्दी से नोट करो। वेयर इज पीसी, यहाँ पर कहीं पीसी लिख रखा है हमने,
कहीं भी पीसी लिखा है क्या स्लाइड पे? आर कॉल्ड पीसी, ओके। पीसी मतलब प्रिंसिपल चेन, मतलब पूरी रामायण पढ़ लिए और ये पूछ रहे हैं कि सर ये बताओ कि दशरथ कौन थे। हो गए, नोट कर लिया, आगे बढ़ूं मैं? नोट कर लिया, आगे बढ़ूं मैं? यस, ओके। आपका वेब कैम टेबल ब्लॉक कर रहा है तो ठीक है, वेब कैम बंद कर देता हूँ। ये तो पहले बताना चाहिए। डिस्कार्ड एरो। सर आपका वेब कैम टेबल ब्लॉक कर रहा है, ठीक है। दिस इज द वेब कैम क्लोज। अब ठीक है। चलो, चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन लिखिए। फंक्शनल ग्रुप, व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? सर फंक्शन टेबल नोट करना है तो तभी से मैंने ये 10 मिनट्स क्यों दिए, मतलब ये आपको 4 से 5 मिनट मिला अभी, वो क्यों दिया गया था? नोट करने के लिए दिया था ना। अरे बाप रे, जल्दी से छापो भाई। चलो अब तक तो शायद कर लिया होगा, आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट डेफिनेशन नोट कीजिए फंक्शनल ग्रुप का। These sorry, it is an atom. Yeah, these are an atom or group of atom or multiple bond which decide the characteristic of a molecules. Characteristic मतलब molecules की properties को जो decide करता है ना, whether molecules एक अल्केन है, अगर उस अल्केन में हमने OH अटैच कर दिया, जैसे आपके पास ये एक अल्केन molecules ले लेते हैं CH3 and CH2, अगर यहाँ पर H रखा तो ये तो अल्केन हो गया ना। तो इस अल्केन में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होता, ये पोलर नहीं होता, बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है इसका। बट जैसे ही आपने यहाँ पे OH लगा दिया तो अब इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगा। पहले का जो मॉलिक्यूल्स था दैट वाज पॉइजनस, बट ये क्या होता है, ड्रगी टाइप, ड्रगी होता है। ये इथेनॉल है, दैट इथेनॉल इज यूज्ड फॉर अल्कोहल, तो ये ड्रगी ड्रग्स के लिए यूज किया जाता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी शो करता है, मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाती है। तो ऐसे ग्रुप और ग्रुप ऑफ एटम्स जो किसी भी मॉलिक्यूल्स के कैरेक्टरिस्टिक को डिटरमाइन करें, किसी भी मॉलिक्यूल्स के कैरेक्टर को डिटरमाइन करें, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। इट कुड बी वन एटम और इट कुड बी
ग्रुप ऑफ एटम। क्लियर है? फंक्शनल ग्रुप क्लियर है सभी को? चलिए नोट कीजिए इसको, जल्दी से नोट कीजिए। अब देखो फंक्शनल ग्रुप को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक होता है सब्स्टिट्यूशन, दूसरा होता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अब देखो इसका डिवीजन का कोई मेजर मेथड नहीं है सर, ऐसा क्यों किया, इसको फंक्शनल ग्रुप में क्यों रखा, इसको सेपरेशन में क्यों रखा, क्योंकि ये एक डेवलप्ड पैटर्न है, ये कोई लॉजिक से डेवलप नहीं किया गया, उन्होंने इसको डेवलप किया, एक सिस्टम बनाया और सिस्टम के अनुसार काम कर रहे हैं, सिस्टम के अनुसार नेमिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मॉलिक्यूल्स को ऑब्जर्व किया, उसकी प्रॉपर्टीज को देखा, उसके आधार पर नहीं बनाया गया है। ये एक डेवलप्ड है, उनके लिए जो आसान पड़ा, उनको कुछ को उन्होंने सब्स्टिट्यूशन में रख दिया, कुछ को उन्होंने फंक्शनल ग्रुप में रख दिया। तो जो सब्स्टिट्यूशन है और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, दोनों ही क्या है, फंक्शनल ग्रुप के ही पार्ट है। बट एक क्या होगा, लास्ट में सफिक्स के तौर पे यूज होगा और एक क्या होगा, प्रीफिक्स के तौर पे यूज होगा। आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप जा करके चेक कीजिए, ये हमारा क्या था, सेकेंडरी प्रीफिक्स में ये आता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स में आता है, और ये जो हमारा है सेकेंडरी सफिक्स में आता है। तो इसका यूज सेकेंडरी सफिक्स में करेंगे, इसका यूज सेकेंडरी प्रीफिक्स में करेंगे, बट बोथ आर द पार्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप, बट दोनों ही क्या है, फंक्शनल ग्रुप के पार्ट हैं। क्लियर है? चलिए जल्दी से नोट कीजिए इस वाले को, इस पॉइंट को नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द, एक सेकेंड, अबाउट द सब्स्टिट्यूशन, ठीक, सॉरी सॉरी। आपने फंक्शनल ग्रुप देख लिया, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप देख लिया। अभी हम एक एक पार्ट को, वर्ड रूट देख लिया, फंक्शनल ग्रुप किसको कहते हैं वो समझ गए। अभी नेक्स्ट लिखिए, सेकेंडरी प्रीफिक्स। व्हाट इज सेकेंडरी प्रीफिक्स? इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्स्टिट्यूशन। जो अभी देखा हमने, फंक्शनल ग्रुप का एक पार्ट है सब्स्टिट्यूशन, और उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन देता है, दैट इज सेकेंडरी प्रीफिक्स। एंड वी हैव ओनली 7, 4 एंड 3, 7 सब्स्टिट्यूशन। ये हमारे पास 7 सब्स्टिट्यूशन है, और पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन्हीं 7 का यूज करने को मिलेगा आपको, इसी 7 का यूज करना है और किसी का यूज नहीं करना है। चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, ये टेबल नोट कर लीजिए, ये टेबल नोट कर लीजिए। नोट कीजिए और रिप्लाई कीजिए। चलिए सेकेंडरी प्रीफिक्स पे आइए। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है? इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द साइक्लिक और असाइक्लिक नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर साइक्लिक मॉलिक्यूल्स है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, साइक्लो यूज कर लेंगे, है ना। सेकेंडरी प्रीफिक्स के बाद अगर साइक्लिक मॉलिक्यूल्स है तो साइक्लो का यूज करेंगे, और साइक्लिक नहीं है तो फिर कुछ भी यूज नहीं किया जाएगा। अगर कुछ भी नहीं है इसका मतलब अंडरस्टूड है वो क्या है, असाइक्लिक है। और अगर अच्छा साइक्लिक और साइक्लिक समझते हो ना, साइक्लिक का मतलब तो आपको समझ में आता है, दिस इज साइक्लिक, और साइक्लिक का मतलब ओपन चेन, दिस इज असाइक्लिक। चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए।
चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। Next is primary suffix. It give information about the nature of bond between carbon and carbon molecules. कार्बन कार्बन मॉलिक्यूल्स के बीच कौन सा बॉन्ड अवेलेबल है उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन देता है। अगर सिर्फ हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, ओनली सिंगल बॉन्ड है, तो क्या यूज करेंगे हम लोग, एन का यूज करेंगे। जैसे ये मॉलिक्यूल्स है, अच्छा तुम्हें ये समझ में शायद दिक्कत हो, CH3 CH2 एंड CH3, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो क्या लिखे हम लोग, प्रोपेन। लास्ट में क्या होगा, एन ऐड होगा, एन विल बी एडेड। एक सेकेंड, चलिए नेक्स्ट पे आइए। एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड, एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड का मतलब क्या है कि इन होने के लिए एक, कम से कम एक डबल बॉन्ड तो होना चाहिए। एक से ज्यादा भी होगा तो भी क्या कहेंगे, इन ही कह सकते हैं, तो भी उसको डबल बॉन्ड की कैटेगरी में रखेंगे और वहां पे इन ही यूज किया जाएगा। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, आइन। तो ये ऑलरेडी आपको आता होगा, ये ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, फिर भी एक बार नोट कर लीजिए। सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, ओनली सिंगल बॉन्ड, तो क्या लिखेंगे, इन लिखेंगे। एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड तो क्या लिखेंगे, इन लिखेंगे। एटलीस्ट वन, कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो ही क्या लिखेंगे, आइन का यूज करेंगे। चलो जल्दी से नोट करो इसको। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स, एंड विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। It give information about the principal functional group and this is the list of principal functional group। बट आपको ये लिस्ट नहीं नोट करने हैं, आप सिर्फ डेफिनेशन नोट कीजिए। It give information about the principal functional group, और यहाँ पर लिस्ट है, आपको ये लिस्ट नोट करना है। आप चाहे तो इसका नाम भी लिख सकते हैं साथ में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फोनिक एसिड। और वही इसका सफिक्स में भी दे रखा है, ये हमारा होता है जो थर्ड में दे रखा है, दिस इज एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, दिस इज एसिड एनहाइड्राइड। इस वाले को लिखेंगे आप, दैट इज एस्टर, इसको हम लोग एस्टर बोलते हैं। ये हो गया हमारे पास एसिड हलाइड। पहले नोट कर लो बेटा, डेफिनेशन तो एक लाइन का है, बाद में कर लेना, है ना, जो इंपॉर्टेंट उसको कर लो पहले। और डेफिनेशन में सिर्फ इतना है, इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। डेफिनेशन सिर्फ इतना है, इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ये हमारे पास अमाइड है, इसका सफिक्स भी अमाइड है, दैट इज साइनाइड, दैट इज साइनाइड। और ये हमारा आइसोसाइनाइड हो, दिस इज आइसोसाइनाइड, ई है। ये आपका अल्डिहाइड है, ये आपका कीटोन है, दिस इज अल्कोहल, दिस इज थायोल, और इसका सफिक्स भी थायोल ही दे रखा है, और दिस इज अमाइन, और AMINE, अमाइन।
और इसका सफिक्स भी अमाइन ही दे रखा है, ये भी क्या है, अमाइन दे रखा है। ये टेबल नोट भी करना है और याद भी करना है। प्रीफिक्स क्या होता है, जो पहले यूज किया जाता है, सफिक्स क्या होता है, जो बाद में यूज किया जाता है। ये जो लिखा है, ये जो कॉमन नेम है मॉलिक्यूल्स का, जो कॉमन नेम जिस नाम से हम लोग जानते हैं, ये वो नेम है ना, ये कॉमन नेम है उसका। और यहाँ पर नोमेनक्लेचर में इसके लिए क्या यूज किया जाएगा, नोमेनक्लेचर के लिए इसके लिए कौन सा सफिक्स यूज किया जाएगा, इसको इंडिकेट करने के लिए क्या सिंबल हम यूज कर रहे हैं, दीज सिंबल्स आर गिवन है। प्रीफिक्स के तौर पर ये यूज करेंगे, सफिक्स के तौर पर ये यूज करेंगे। किसी को कुछ डाउट है इसमें तो बताइए, कुछ दिख नहीं रहा तो बताइए। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, क्लास का टाइम ऑलरेडी खत्म हो चुका है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट करके रखिए, नोट ही करके नहीं, लर्न करके भी रखिए। चलिए, और जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्फॉर्म कर दे, विल हैव टू कवर अप। चलो फिर नोट कर लेना इसको और लर्न कर ले इसको, ठीक है। चलिए फिर क्लास बंद किया जाता है। ओके, थैंक यू।